देन उसके बाद उसको शॉक दिया जाता है, शॉक यूएस है। अब अगर उसको शॉक से बचना है, पहले वो जंपिंग रिस्पॉन्स था, अवॉइडेंस रिस्पॉन्स या एस्केप रिस्पॉन्स, अब क्या है एस्केप अवॉइडेंस रिस्पॉन्स कि उसको उस पहिए को थोड़ा सा हिलाना है, तो जैसे ही उस व्हील को हिलाएगा दरवाज़ा खुलेगा और उस चेम्बर से बाहर जा सकता है। तो ये पहले पूरी ट्रेनिंग की, जैसे सॉलोमन मायने के डॉग्स ने सीख लिया था जंप करना, वैसे ही मिलर के रैट्स ने भी व्हील को घुमाना सीख लिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा कंडीशन को चेंज किया। क्या किया, वही वाइट चेम्बर था, एनिमल उसमें गया, उसको लगता है मुझे शॉक मिलने वाला है, पर वहाँ कोई पहिया नहीं था, वहाँ एक लिवर रख दिया गया था। अब वो जाता है, पहिया नहीं होता, पर वो जाकर लिवर को प्रेस करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। दैट मीन्स आप फियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि एनिमल इतना ट्रायल एंड एरर में घुसता है कि उसमें अगर आप ऑपरेंट रिस्पॉन्स को, एस्केप अवॉइडेंस रिस्पॉन्स को बदल भी दोगे तो एनिमल वो भी जल्दी से सीख लेता है, बिकॉज फियर इज समथिंग दैट ही डेफिनेटली वांट्स टू अवॉइड। और वो फियर का सिग्नल क्या उसको मिल रहा है, वाइट वाला चेम्बर। तो मतलब अभी जब उसे दूसरे फेज में लेके गए कि वहाँ पर एक वाइट चेम्बर है और एक लिवर है, वहाँ जाके एनिमल 10 सेकंड तक वेट नहीं किया कि मैं इस वाइट चेम्बर में रहूँ, शॉक मिलेगा, फिर भागूंगा। एनिमल ने जैसे ही उसमें गया, उसे कोशिश शुरू कर दी कि मैं कैसे भागूं, और उसने लिवर देखा, उसको प्रेस किया और वो भागा। दैट मीन्स एनिमल नई चीज़ भी सीखने को तैयार है उस CS को टर्मिनेट करने के लिए, उस वाइट चेम्बर से बाहर भागने के लिए। तो बार बार टू फैक्टर थ्योरीज कह रहे थे भाई अब किसी भी शॉक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि CS को वो टर्मिनेट कर रहा है, और क्योंकि वो CS को टर्मिनेट कर रहा है इसलिए वो लगा रहता है, बार बार उसका ये वाला रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट नहीं होता, राइट। हालांकि अभी जल्दी ही हम इसके अगेंस्ट एविडेंस भी देखेंगे, पर अभी टू फैक्टर थ्योरी वाले लोगों ने क्या कहानी डाली थी उसकी बात करते हैं, राइट। सो क्लियरली इसमें भी आप नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देख सकते हैं कि एनिमल बेसिकली उस अनप्लेजेंट वाइट चैम्बर जो कि सिग्नल है कि मुझे शॉक मिल जाएगा अगर मैंने कुछ नहीं किया, कुछ ट्रायल्स में पहिया नहीं हिलाया या मैंने लिवर नहीं प्रेस किया, इस डर के मारे वो बेचारा लगा रहता है। सो फियर इज समथिंग दैट्स अ ड्राइव दैट नेचुरली occurs बट इट इज एक्वायर्ड। ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं पे भी जाऊंगी और मेरे को ऐसी डर लगने लग जाएगा। देयर इज ऑलवेज समथिंग प्रेजेंट इन दैट सर्कमस्टांस, इन दैट सिचुएशन जहाँ पे हमारे को घबराहट होने लग जाती है। सो जब भी फियर में इंक्रीज होता है, तुम्हारा मेन पर्पस होता है किसी तरह मैं इस फियर को कम करूँ। विल यू एग्री विद दैट? आपको जिन सिचुएशंस में डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में भी जब डर लगता है, एग्जाम हॉल में आप गए हैं तो आप इवेंचुअली क्या करते हो, हर एक का अपना कस्टमाइज तरीका होता है। कई लोग तो फियर रिडक्शन के लिए अपने को भगवान जी को याद कर सकते हैं, कोई मंत्र बोल सकते हैं, डीप ब्रीथ कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं अपने आप को ऑटो सजेशन दे सकते हैं दैट आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एग्जाम। या आप ग्रीन शैम्पू से सिर हो के आए हो तो आप याद कर सकते हो आज सब सही होने वाला है। यहाँ कई लोग अपनी पर्चियाँ जो लेके आए हैं असलाबाद उसमें लाएगा, जो भी आपका तरीका है आप उस फियर को रिड्यूस करने का कोई ना कोई मैकेनिज्म हम उस वक्त यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जो नहीं करते वो अक्सर सपोर्ट सीख करते हैं, यार बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊँगी, फिर दूसरा का पागल है नहीं फेल होगी कोई बात नहीं, या आपको भी कोई बात नहीं अगर फेल हो भी नहीं तो ये फियर आ जाएगी, वट एवर। आप कुछ ना कुछ मैकेनिज्म, क्यों ये सारी कहानी क्यों नहीं हम चुप करके बैठ जाते या आने दो फियर को, क्योंकि फियर इज समथिंग दैट्स वेरी अपसेटिंग, वी वांट टू अवॉइड इट। और जब फियर का कोई सिग्नल मिल जाता है तो हमें लगता है मैं सिग्नल को अवॉइड कर लूँ ताकि फियर उठे ही। क्यों हमारे को पेरेंट्स टीचर्स कहते रहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, फिर एडमिट मुँह बना के बैठ जाओगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो सिग्नल्स आपको मिलते हैं अगर आप उन्हीं से अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर लो तो ज़्यादा अच्छे रहोगे इन द लॉन्ग रन। But all said and done here, fear reduction is something that is very important। और एनिमल के लिए fear reduction शॉक को फेस करने की बजाय CS से बच जाने से ही उसकी fear reduction हो जाती है। तो टू फैक्टर थ्योरीज बार बार कहते रहे कि भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एनिमल के अवॉइडेंस बिहेवियर को शॉक से भी ज़्यादा मेंटेन कर रही है, क्योंकि शॉक तो उसे मिल नहीं रहा, अब हर बारी वो बच जाता है, निकल जाता है शॉक से बचकर, पर हर ट्रायल में जो वो CS को अवॉइड कर रहा है वो मेंटेन कर रहा है एनिमल के बिहेवियर, राइट। ओके, लेकिन इस थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, क्रिटिसिज्म भी आने लग गया। क्या क्रिटिसिज्म आया कि हम अभी तक ये थ्योरी ये मान रही है कि जब तक एनिमल अंधेरे वाले चेम्बर में है उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा है, और जैसे ही वो जंप कर जाता है तो उसकी दिल की धड़कन घटने लग जाती है क्योंकि उसका डर कम हो जाता है और वो CS को टर्मिनेट कर पाता है। तो जनरली फियर का इंडिकेटर ये दिल की धड़कन ही इस्तेमाल की जाती है, राइट। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट देन टू लुक एट द आइडिया। सोल्चसिक ने भी यही चीज़ रिपोर्ट की अपने बहुत सारे रैट्स के साथ, डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ, कई एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया
और उन्होंने ये दिखाया कि हार्ट रेट बढ़ता है जस्ट बिफोर द अवॉइडेंस रिस्पॉन्स और घट जाता है आफ्टर द अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। अभी तक सब वही चल रहा था जो टू फैक्टर थ्योरीज मान रहे हैं, लेकिन अब कॉन्ट्ररी फाइंडिंग्स आने लगी। ब्लैक ने दिखाया कि जब एनिमल जंप करने से पहले जब CS आता है उसका दिल की धड़कन बढ़ती है, फिर वो जंप कर जाता है, पर अभी भी उसके दिल की धड़कन कुछ समय तक बढ़ती रहती है, एकदम जाके ये नहीं होता कि ओह आई एम हियर, काम डाउन और सब खत्म। उसका वो जो दिल का हार्ट रेट है या वो जो फियर का इंडिकेटर है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इवन आफ्टर ही हैज मेड द अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। देन फर्दर बर्श इट ऑल ने क्या दिखाया कि एनिमल जब जंप कर जाता है, पहला ट्रायल दूसरा ट्रायल, उस पर तो उसका हार्ट रेट बढ़ता है, पर जब उसको पता चल जाता है कि अच्छा हर बार अंधेरा होगा, मैं दूसरे ट्रायल में जंप कर जाऊंगा, समझो 30 ट्रायल हो गए, अब उसे पक्का पता है कि मेरे साथ क्या होना है, जैसे ही अंधेरा होता है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाके जंप करता है, उसका कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ती, फियर का कोई साइन नहीं नजर आता। शुरू के ट्रायल्स में एनिमल का फियर के कई साइंस दिखते हैं, डॉग्स धीरे धीरे रोने लग जाते हैं, वाइनिंग शुरू कर देते हैं, यूरिनेट करने लग जाते हैं, या दे स्टार्ट शोइंग दैट दे आर वेरी अपसेट और इन फियर, आंखों से भी उनकी नजर आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नजर आता है, कान नीचे कर लेंगे, पूंछ नीचे कर लेंगे, कब शॉक मिलने वाला है। पर जब वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे होता है और उनको कोई हार्ट रेट नहीं बढ़ता, कोई साइन ऑफ फियर नहीं दिखता। तो दैट मीन्स वो फियर जो हम कर रहे थे, वेल प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका ये फियर अलग प्रिंसिपल फॉलो करता है कि एनिमल्स को पता चल जाता है और उनके ऑब्जर्वेबल साइंस ऑफ फियर जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो लोग कह रहे थे, आप तो कह रहे हो कि बंदा इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो फियर से बच रहा है, अब तो उसको फियर राइज ही नहीं हो रहा, तो वो अब क्यों जंप कर रहा है, क्यों नहीं चुप करके बैठ जाता, जब इतना उसको फियर खत्म हो गया तो वो काहे को कर रहा है। सो दैट इज वाई पीपल कंसिडर दैट दिस कैन बी contrary to what two factor theories were saying. सॉलोमन पाई ने भी मान के इस बात को कहते हैं, हाँ हमने भी जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, डैश डॉग शुरुआत में बहुत वाइनिंग, शेकिंग, यूरिनेटिंग ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन जब वो अवॉइडेंस बिहेवियर सीख गया तो उसकी ये सारी इमोशंस नहीं नजर आती थी, हाँ हार्ट रेट की कुछ इंक्रीज नजर आती। तो लोगों ने कहा कि ये टू फैक्टर थ्योरी जो कह रही है ये पूरा सच तो नहीं है, देयर हैज टू बी समथिंग मोर, कि जो वेल प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स हैं वो फिर क्यों कर पाते हैं आराम से उस फियर को कंट्रोल। सो दे वर स्टिल लुकिंग फॉर बेटर एक्सप्लेनेशंस। बट इस बीच में कामिन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं कंडीशनड सप्रेशन। कंडीशनड सप्रेशन का क्या मतलब है, उन्होंने एक रैट लिया, पहले उसको पहले फेज में क्या सिखाया कि एक नॉर्मल स्किनर बॉक्स है जिसमें वो जाके रैट लिवर को प्रेस करेगा और उसको खाना मिल जाएगा, उसकी पूरी एक्विजिशन करा दी। एनिमल जैसे उसमें जाता था चैम्बर में जाके लिवर प्रेस करता था, खाना मिल जाता, फिर उसको उस चैम्बर से निकाल दिया गया। कुछ घंटों के बाद उसको एक और जगह, एक नए चैम्बर में लेके गए जहाँ कोई लिवर नहीं था, कोई फूड नहीं था, सिर्फ एक आवाज़ बजती थी और उस आवाज़ के 0.5 सेकेंड्स के बाद उसको शॉक दे दिया। सो अब हम उसे क्या सिखा रहे हैं कि टोन के जो फियर शॉक के बाद आता था अब वो टोन के बाद आने लग गया, कोई एस्केप स्कूप हम उसे कुछ नहीं दे रहे, सिंपल ऑपरेंट क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट है कि एनिमल को हम एसोसिएशन फॉर्म करवा रहे टोन और शॉक के बीच में, और पहले करा दी ऑपरेंट कंडीशनिंग डिजाइन में कि एक लिवर है उसको प्रेस करो और खाना। अब इन दोनों की अलग अलग एक्विजिशन करा के एनिमल को वापस से स्किनर बॉक्स में लाए जहाँ पे वो लिवर प्रेस करके खाना पा सकता था, लेकिन इसी चेम्बर में, इसी स्किनर बॉक्स में इंटीग्रेट कर दिया गया टोन और शॉक को। मतलब वो जाता था उस चेम्बर में और एनिमल जल्दी से जाके लिवर प्रेस करने लगता था, लेकिन टोन बच जाती थी, और जैसी टोन बचती थी उसका धक 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 फियर शुरू हो जाता था, तो वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता था। उसे भूख भी लगी है, लिवर के नज़दीक गया पर वहीं पे अटक जाता था कि अरे अब शॉक मिलने वाला। सो इट सीम कि टोन विच वॉज अ सिग्नल फॉर शॉक, वो जो एनिमल का ऑन गोइंग प्रेसिंग द लिवर एंड गेटिंग द फूड वाली चीज़ है उसको सप्रेस कर देती है उस बिहेवियर को, कि एनिमल फियर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के, वही बात कि जब शेर आता है तो मुझे खाना नहीं सूझता, तो वो बेचारा टोन की आवाज़ सुन के इतना घबरा जाता है कि वो थोड़ी देर फ्रीज हो जाता है, वो ये नहीं सोचता बेचारा शॉक तो मिलना ही है, चल जाता हूँ ना प्रेस करता हूँ और खाना तो खा लूँ कम से कम, ऐसा नहीं वो सोचता, शुरू में नहीं सोचता, तो बिल्कुल एकदम सप्रेस कर देता है। लेकिन आफ्टर समथिंग लाइक 27 सच ट्रायल्स इट वाज सीन कि एनिमल जैसे पक्का हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि मुझे शॉक तो मिलना ही मिलना है, लेकिन वो जाके खाना खाता जाता है पर शॉक भी दूर करता जाता है, क्योंकि शॉक को अवॉइड करने का उसके पास कोई टेक्निक नहीं। तो ऐसा लगा कि जब एनिमल को अच्छे से प्रैक्टिस मिल जाती है इस सिनेरियो में, तो वो जो सप्रेशन हुआ था उसके बिहेवियर का वो कम हो जाता है और एनिमल ज़्यादा लिवर प्रेसेस करता है। कभी कभी अभी भी फ्रीज होता है, पर जितना ज़्यादा पहले फ्रीज हो रहा था, डर दिखा रहा था, हार्ट
लगे तो सहना ही पड़ेगा, क्या करूँ उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो कोई बात नहीं, नेवरदलेस लेट मी ट्राई एंड एटलीस्ट हैव होम। सो वो अपनी इस पूरी डील में से जो उसको बेस्ट मिल रहा था वो तो करता ही रहता है, तो शॉक में तो करता रहता है। The point we are trying to drive home here is the same that was kind of considered by Solomon and Viney also, कि जब प्रैक्टिस हो जाती है एनिमल्स को तो वो उनका बिहेवियर थोड़ा बदल जाता है। हम भी मानेंगे ये चीज़ हमारे साथ भी होती है, कोई भी चीज़ जो आपको शुरू में बहुत डराती है, आपका बिहेवियर बड़ा ही कंट्रोल बड़ा ही ऐसे होता है, पर जब आप उस पर प्रैक्टिस हो जाती है, आपको अच्छे से रोज़ रोज़ होने लग जाता है, तो उसका जो नेगेटिव कॉम्पोनेंट है आपको लगता है आप क्या करेंगे, गोली तो पीनी पड़ेगी, मतलब ये दवाई तो पीनी पड़ेगी, गोली तो खानी पड़ेगी, और आप सहने लग जाते हो बहुत सारी चीज़ें। कभी करके हम फिर कहने लग जाते हैं ना, आपको इसी करके होती है आदत, क्योंकि ये हमारे को कंडीशनिंग चल रही होती है, फियर चल रहा होता है, सप्रेशन चल रहा होता है। फाइनल एक स्टडी जिसने की टू फैक्टर थ्योरी के मेन पॉइंट के CS टर्मिनेशन इज द रीइंफोर्सर, उसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है, विच इज अगेन डन बाय कामेल। ठीक हो गया। अभी तक हमने पहले टू फैक्टर थ्योरी समझी, उसमें देखा टू फैक्टर था क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर हमने ये देखा कि क्लासिकल क्या था, ऑपरेंट क्या था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोनों चल रही थी। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स या थोड़ी कॉन्ट्ररी फाइंडिंग्स देखी कि कैसे हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और कैसे प्रैक्टिस के कारण एनिमल्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है। अब कामिल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये दिखाया कि सिर्फ CS टर्मिनेशन कोई फैक्टर नहीं है जो कि एनिमल के अवॉइडेंस बिहेवियर को मेंटेन करे। प्लीज रिमेंबर हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं इन लाइट ऑफ अवॉइडेंस पैराडॉक्स, हाउ कैन नॉन अकरेंस ऑफ US मेंटेन द अवॉइडेंस बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, चलूँ आगे, सब ठीक है यहाँ तक, एवरीवन इज ओके, ऑलराइट। सो जब एनिमल जंप करता है, गो बैक टू सॉलोमन वाइनीज एक्सपेरिमेंट, इफ यू रिमेंबर, कि हर बार एनिमल जब जंप करता है तो उसको वो फियर एलिसिटिंग CS बंद हो जाता है, अंधेरे से वो निकल आता है। तो दैट मीन्स दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो अंधेरे वाले चेंबर से निकल आता है और शॉक को अवॉइड करता है। ठीक है, यही कह रहे थे अभी तक ये लोग। तो कामिल ने अब क्या किया, रैट्स को लेकर आई वो, और उन्होंने रैट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर से शटल बॉक्स में किया, पर रैट्स की हाइट के हिसाब से शटल बॉक्स में बहुत बड़ा बैरियर नहीं था, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था जिसको आराम से रैट जंप कर सकता था, एक से दूसरे नीचे लगभग चल के ही जा सकता था। और उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं। क्या 4 ग्रुप्स हैं उसमें थोड़ी देर में आएंगे, पर इंस्टेड ऑफ लाइट शी यूज्ड अ बजर। एक बजर 10 सेकंड के लिए बजती थी, और ठीक 10 सेकंड बजने के बाद एनिमल को शॉक दे दिया जाता था। वैसा ही शटल बॉक्स है, 1 चैम्बर 2 चैम्बर, पर लाइट की बजाय इसमें बजर बजती है। तो एक बजर ऑन हुई, दैट इज द CS कंडीशन स्टिमुलस। क्या हुआ, 10 सेकंड साउंड ऑफ द बजर, एंड राइट आफ्टर 10 सेकंड्स ऑफ बजर द शॉक इज गिवन। एनिमल बेचारा शॉक भुगतता है, उसे घबराहट होती है, उसे डर लगता है, उसको दर्द होता है, तो वो दूसरे चैम्बर में चला जाता है। अब उसका ये रिस्पॉन्स क्या है, एस्केप रिस्पॉन्स, क्योंकि शॉक शुरू हो चुका था। दूसरे चैम्बर में जाता है, जैसे वहाँ पर ना तो बजर होती है ना तो शॉक होता है, थोड़ी देर वहाँ आराम से बैठता है, फिर वहाँ पे बजर बजने लग जाती है, वो घबराता है, पर अभी उसे पक्का नहीं पता क्या है। बजर के 10 सेकंड बाद फिर उसे शॉक मिलता है, अब वो वापस से दूसरे चैम्बर में जाता है, नए में आता है, तो ना वहाँ बजर है ना वहाँ शॉक है। जो सॉलोमन वाइनी के डॉग्स के साथ हुआ वही हो रहा है। तो इन्होंने 4 रैट्स को लिया, उन चारों को ये ट्रेनिंग दी, अगर तो वो बंदे एस्केप कर रहे हैं, मतलब दे कुड आइदर एस्केप द शॉक और अवॉइड द शॉक, तो शुरू में भी ऑल नो कि एनिमल एस्केप करेगा। तो जब शॉक शुरू हो चुका है, जब एनिमल का एस्केप रिस्पॉन्स है, तब तो चारों एनिमल्स के लिए सेम ही स्थिति है कि जब बजर बजी, 10 सेकंड बीत गए और शॉक शुरू हुआ, चाहे एनिमल 1 है, एनिमल 2 है, एनिमल 3, 4 एनिमल्स नहीं है, 4 रैट्स नहीं है, तो चारों जो है वो एस्केप कर सकते हैं, दूसरे चैम्बर में जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो ना वहाँ CS होगा ना वहाँ US होगा, जो नॉर्मली चलता है वो हो रहा है। लेकिन जो एनिमल अवॉइडेंस रिस्पॉन्स जब सीख जाएगा, इवेंचुअली सारे सीख जाएंगे कि 10 सेकंड से पहले जब बजर बज ही रही है तो मैं दूसरे चैम्बर में भाग जाऊँ। सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, yes. है ना, जैसे डॉग सीख रहे थे, रैट्स भी सीख जाएंगे। तो जब वो उधर से उधर जाएंगे विदिन 10 सेकेंड्स, तब एनिमल्स को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया कामिल ने। उसी की बेसिस पर उन्होंने 4 ग्रुप्स बनाए। क्या थे ये 4 ग्रुप्स? सो अगर रैट ने 10 सेकंड के पहले, शॉक के बिगिन होने से पहले दूसरे चैम्बर में गया रैट, तो उनके साथ अलग अलग चीज़ें होती। जो पहला ग्रुप था उसको कहा गया नॉर्मल ग्रुप, दूसरे को कहा टर्मिनेट CS ग्रुप,
तीसरे को कहा क्लासिकल ग्रुप और चौथे को कहा अवॉइड यूएस ग्रुप। क्यों कहा वो भी, अभी इनको के साथ क्या ट्रीटमेंट इनको मिला उसके हिसाब से नाम रखते हैं। जो नॉर्मल ग्रुप है उसके साथ वही होता था जो सॉल्मन माइने के डॉग्स के साथ होता था कि जब वो बजर 10 सेकंड की बज रही है उसके दौरान अगर वो दूसरे चैम्बर में चला गया तो वो उससे भी बच गया, उससे भी बच गया, सीएस से भी बच गया और यूएस से। सो इट्स अ नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल एज इन द सेम ट्रीटमेंट वाज गिवन दैट वी वर डूइंग इन द अर्लियर एक्सपेरिमेंट। एस्केप तो सभी की सेम चल रही थी कि अगर 10 सेकंड के बाद शॉक शुरू हो गया और तब एनिमल जंप कर रहा है तब तो वो दोनों चारों एनिमल्स दोनों को अवॉइड करते हैं। लेकिन अब चारों के साथ अलग बात होने वाली है। पहले के साथ सेम हो रहा है कि वो जैसे ही जंप करेगा 10 सेकंड की बजर के दौरान उसकी बजर भी बजनी बंद हो जाएगी और शॉक भी नहीं मिलेगा, पहला ग्रुप। दूसरे ग्रुप का नाम उन्होंने रखा था टर्मिनेट सीएस ग्रुप। टर्मिनेट मतलब बंद करना, सीएस को। अब ये क्या होता था, जैसे बजर बजती थी और एनिमल अगर वो 10 सेकंड की बजर के दौरान दूसरे चैम्बर में चला जाता है, मतलब शॉक को वो अवॉइड करके दूसरे चैम्बर में गया, उसे सीएस से तो वो बच जाता था, बजर बंद हो जाती थी जैसे वो जंप करता था। लेकिन उस दूसरे चैम्बर में जाकर भी उसको शॉक दे दिया जाता था 10 सेकंड। यूर अंडरस्टैंडिंग? नाम इसका टर्मिनेट सीएस इसलिए रखा है कि ये वाला अभी तक 2 फैक्टर थ्योरीज क्या कह रहे हैं, टर्मिनेशन ऑफ सीएस इज इम्पोर्टेंट, टर्मिनेशन ऑफ सीएस इज इम्पोर्टेंट। तो इन्होंने कहा ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। पहले एनिमल को तो दोनों चीजें ऑफ करा दी, बचा दिया दोनों से, इस वाले को सीएस से तो बचा दिया जब वो दूसरे चैम्बर में जंप किया, पर ठीक 10 सेकंड के बाद उसको वहाँ बेचारे को शॉक फिर भी दे दिया गया। अब उसे अगर इस शॉक से बचना है, यहाँ पे कोई बजर नहीं बज रही, सीएस टर्मिनेट हो चुका है, तो उसको वापस से पहले वाले चैम्बर में जाना है। सीएस अभी बिल्कुल बंद। तो मतलब सिर्फ टर्मिनेशन ऑफ सीएस क्या एनिमल के अवॉइडेंस बिहेवियर को मेंटेन करेगी, तो ये देखना चाहते हैं। ठीक है, अब तीसरे ग्रुप पे आते हैं। उसका नाम रखा गया क्लासिकल ग्रुप, क्लासिकल कंडीशनिंग से। आपको याद होगा क्लासिकल कंडीशनिंग में हम कहते थे एनिमल का कोई कंट्रोल नहीं है एक्सपेरिमेंट पे या यूएस पे या सीएस पे, एनिमल इज पैसिव, जो शुरू में बात की। तो इस ग्रुप में जब एनिमल को के लिए 10 सेकंड का बजर बज रही होती है, उसके बाद शॉक आता है 10 सेकंड, जब वो समझ जाता है ये वाला लिंक और वो 10 सेकंड की बजर के दौरान दूसरे चैम्बर में जाता है, तो क्या होता है, दूसरे में आके भी बजर भी बजती रहती है और 10 सेकंड के बाद शॉक भी मिल जाता है। फिर उसे लगता है कुछ गलती हो गई, वो वापस जाता है, वहाँ पे फिर बजर भी बज रही है और 10 सेकंड के बाद शॉक भी मिल जाता है। तो बेचारा समझ नहीं आती उसको कि मैं क्या करूँ। यूर अंडरस्टैंडिंग? इसका नाम क्लासिकल ग्रुप है, बिकॉज ना तो बेचारा सीएस से बच सकता है ना यूएस से बच सकता है, नथिंग इज इन हिज कंट्रोल, राइट। फिर बारी आई चौथे ग्रुप की, जिसको उन्होंने कहा अवॉइड यूएस। अब जब रैट बजर के दौरान दूसरे चैम्बर में जाता है, बजर अभी भी बजी जा रही है दूसरे चैम्बर में, सीएस टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन जो 10 सेकंड के बाद शॉक मिलना था वो भी नहीं, मतलब इसमें सीएस आ रहा है पर यूएस को वो शॉक से बच सकता है। यू अंडरस्टैंडिंग? अब चारों का फर्क क्या है, आप अगर क्विकली देखेंगे, जो नॉर्मल ग्रुप है वो क्या करता था, जब जंप करता था वो सीएस यूएस दोनों से बच जाता था। टर्मिनेट सीएस ग्रुप जो है वो सीएस से बच जाता था पर यूएस उसको भुगतना पड़ता था। क्लासिकल ग्रुप है ना सीएस से बच पाता था ना यूएस से बच पाता था। एंड अवॉइड यूएस ग्रुप जो है वो यूएस से तो बच जाता था पर सीएस से नहीं बच सकता। तो उन्होंने चारों कंडीशंस कर दी कि खाली सीएस को अवॉइड कर रहे हो, खाली यूएस को अवॉइड कर रहे हो, दोनों को अवॉइड कर रहे हो या दोनों को ही नहीं अवॉइड कर रहे हो। तो हम ये देखना चाहते थे कि अगर जैसा कि 2 फैक्टर थ्योरी कह रही थी कि टर्मिनेशन ऑफ सीएस इज रियली इंपॉर्टेंट, तो अगर टर्मिनेशन ऑफ सीएस इंपॉर्टेंट है तो इसमें उतने ही रिस्पॉन्सेज आने चाहिए जितने कि आपके नॉर्मल ग्रुप में आए, है ना? यू अग्री विद दैट? तो अब चेक किया कामिन ने इन चारों ग्रुप्स के क्या रिस्पॉन्स रेट्स हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आए थे नॉर्मल ग्रुप में। ऑब्वियसली वो उसे सब समझ आ रहा था, जब वो जंप करता था वो डार्कनेस से भी बच जाता था और शॉक से भी बचता था, टोटली इन कंट्रोल, ही न्यू व्हाट्स हैपनिंग टू हिम। और नॉर्मल ग्रुप के कंपैरिजन में जो टर्मिनेट सीएस ग्रुप था, जो इसलिए बनाया गया था कि बाउंडर कह रहा था जी टर्मिनेशन ऑफ सीएस इज द रीइंफोर्सर दैट इज मेंटेनिंग द अवॉइडेंस बिहेवियर। तो जो टर्मिनेट सीएस ग्रुप था उसमें बहुत कम रिस्पॉन्सेज है। That means termination of CS is not the only factor that is maintaining the behavior. There is something more. और जो आपका टर्मिनेट सीएस ग्रुप था उसका रिस्पॉन्सेज लगभग उतने ही थे जितने क्लासिकल ग्रुप के थे, जिसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं। तो दैट मीन्स सिर्फ सीएस की टर्मिनेशन इन इटसेल्फ कोई स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है जो एनिमल के अवॉइडेंस बिहेवियर को मेंटेन करता है। और जो अवॉइड यूएस ग्रुप था उसके रिस्पॉन्सेज जो थे दे वर वेरी क्लोज टू नॉर्मल ग्रुप, कि वो शॉक से बच पा रहे थे, बजर उनके लिए इतनी
परेशानी का कारण नहीं थी। आवाज़ बजती रहे और शौक से मैं बच जाऊँ तो शायद इट्स अ गुड डील फॉर मी। ठीक है, अगर बजर भी बंद होती वो भी होती जैसा नॉर्मल ग्रुप के साथ हुआ तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये देखा गया बेसिकली इसमें कि CS टर्मिनेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट कैन मेंटेन एनिमल्स बिहेवियर, एनिमल्स अवॉइड दिस बिहेवियर। सो कामिंग की स्टडी सेम उसी डिज़ाइन के ऊपर करके और ये 4 कंडीशंस क्रिएट करके उन्होंने दिखाया that shock itself is a very strong, and the fear and the pain caused by shock is a very strong stimulus or a very strong punisher that leads to this kind of behavior. Removal of shock, that means negative reinforcement, is a very important condition that will maintain avoidance behavior no matter what. So main findings इस particular study से क्या conclusions की कामिल ने, that avoidance responses can be learned even when they do not terminate CS. अवॉइड यूएस वाले एनिमल ने भी तो कितने अवॉइडेंस रिस्पॉन्सेज दिए थे ना। तो मतलब अगर बजर बजती भी जा रही है तब भी एनिमल सीख सकता है कि मेरे को जंप करके मैं शॉक से बच सकता हूँ। और जो CS टर्मिनेशन है, अगर कोई ऐसा क्लियर सा सिग्नल मिल जाए जो कि नॉर्मल ग्रुप को मिला था तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी लर्निंग शायद और क्विक हो जाएगी, फैसिलिटेट करेगा CS। लेकिन इट्स नॉट एन एसेंशियल कंडीशन। That is what's written in the second bullet, under second bullet. The termination of CS is not essential to learn avoidance, though it can facilitate, it can quicken, it can hasten, it can make your learning of the avoidance response quicker. Because avoiding the shock in itself is a reinforcer. You know, it's a strong reinforcer. तो CS हो या ना हो, animal avoidance सीखेगा और animal avoid करता रहेगा. Is that okay, everyone? कामिन का एक्सपेरिमेंट आ गया समझ? प्लीज़ इसको अच्छा, आज मैं आपको ये वाला चैप्टर भी भेज दूँगी ताकि आप साथ साथ पढ़ लो। कुछ चीज़ में कंफ्यूजन है, कम बैक इन द नेक्स्ट क्लास टू आस्क योर डाउट्स। थोड़ा सा सेक्शन और करते हैं। हाँ, एक्सटिंक्शन वाला कर रहे हैं तो वन फैक्टर थ्योरी करते हैं। अब बारी आई, लोगों ने देखा कि अवॉइडेंस बिहेवियर जो है वो उनकी एक्सटिंक्शन नहीं होती। एनिमल एक बार अवॉइडेंस सीख ले तो वो लगा रहता है जंप करने। सो रिस्पॉन्डिंग ऑन अवॉइडेंस बिहेवियर्स, ऐसा लगता है कि जब बहुत सारे ट्रायल्स बीत जाते हैं कि एनिमल अंधेरा होते या आवाज़ सुनते, लाइट बुझते या बजर के ऑन होते ही दूसरे चैम्बर में चला जाता है और बार बार अवॉइड करता है। और हमने अभी ये बात कर चुके हैं कि अवॉइडेंस के ऐसे जो ट्रायल्स हैं जिस पे एनिमल CS के आने के बाद और US के शुरू होने से पहले ही जंप कर जाता है, दे आर क्वाइट सिमिलर टू द एक्सटिंक्शन ट्रायल्स, क्योंकि US किसी पे आता ही नहीं है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए 1 फैक्टर 2 फैक्टर दोनों थ्योरीज दी गई। लेकिन अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि कुछ ट्रायल्स के बाद कि लाइट बुझी और एनिमल को शॉक मिला, लाइट बुझी और एनिमल को शॉक मिला, एनिमल जंप कर गया और एनिमल को उसके बाद एक बार समझ आ गई कि मैं अवॉइड कर सकता हूँ अंधेरे वाले टाइम में जंप करके, उसके बाद एनिमल को कोई शॉक नहीं मिला। जब CS प्रेजेंट होता था हर ट्रायल पे, एनिमल भाग जाता था दूसरे चैम्बर में और उसको US का भी नहीं मिलता था। तो हमें लगना चाहिए था कि एक्सटिंक्शन है, लेकिन हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि एनिमल कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होता। इस रिस्पॉन्स पे वो लगा रहता है, वो शॉक नहीं मिलता फिर भी अवॉइड करता रहता है। तो ये माना जाता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि एनिमल को लगे कि अच्छा बेल आई है पर शॉक तो बड़ी देर से नहीं मिला, मैं थोड़ी देर बैठ के देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसा सोचे और ऐसा करे तो वो अपना रिस्पॉन्स नहीं करे और वो वहीं बैठा है और 10 सेकेंड के बाद उसको शॉक मिल जाता है, तो क्या होगा, एनिमल को लगेगा अरे ऐसी गलती कैसे हो गई, मैं दोबारा चलता हूँ, दोबारा जंप करने लग जाएगा। तो लोग कहते हैं शायद ऐसा होना चाहिए था अगर एनिमल वाकई में एक्सटिंक्शन हो जाती कि लाइट बुझी, एनिमल को जंप किया, शॉक अवॉइड किया। ऐसे सपोज 100 ट्रायल हो गए, 103rd ट्रायल के ऊपर लाइट बुझी और एनिमल का रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से, क्लासिकल कंडीशनिंग के हिसाब से। तो एनिमल वहीं रुक जाता है और देखता है कि क्या होगा मेरे साथ, और उसको 10 सेकंड के बाद शॉक फिर मिल जाता है तो वो वापस से शुरू हो जाता है और उसको लगता है नहीं अब ये गलती कभी नहीं करता। सो पर एक्चुअली ये देखा गया कि एनिमल ने जब एक बार अवॉइडेंस सीख ली, वो कभी कोशिश ही नहीं करता कि मैं 10 सेकंड बैठकर तो देखूँ कि शायद शॉक ना मिले, शायद मेरे ऊपर दया आ गई हो, शायद वो कंटिजेंसी खत्म हो गई होगी। नेवर ट्राइज दैट। He makes thousands of responses like this and he keeps on avoiding every shock that was scheduled for him after 10 seconds of buzzer or 10 seconds of darkness. So we have never observed the animal to sit back and wait and see. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए 1 फैक्टर थ्योरी दी गई, which is not very great. I am telling you right in the beginning. उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन जो थर्ड थ्योरी आई थी कॉग्निटिव, that is something that actually explains why animal does not
want to wait and try and face the shock or do anything else, और क्यों उसके अवॉइडेंस बिहेवियर्स चल रहे हैं. सो जितनी भी आपके अवॉइडेंस रिस्पॉन्सेज की स्ट्रेंथ है वो ट्रायल आफ्टर ट्रायल बढ़ती जा रही है, घटती नहीं जा रही. और उसी का कारण जानने के लिए वन फैक्टर थ्योरी दी गई, जिसको कि हम अभी करेंगे. अच्छा सॉरी, वन फैक्टर से पहले दो और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. सो दैट इज विल फिनिश जस्ट इन अनदर 3 minutes. तो सॉलोमन बायले ने क्या कहा कि क्यों नहीं ये हो रहा. उन्होंने दो एक्सप्लेनेशन, वेरी क्विक एक्सप्लेनेशन, नाम बड़े बड़े हैं तो बहुत बेसिक. उन्होंने क्या कहा कि जब अंधेरा होता है और एनिमल 10 सेकंड के बाद शॉक मिलना है, उसे समझ आ जाता है, तो क्या करते हैं, जैसे ही अंधेरा होता है वो जंप कर जाता है. सो बहुत सारे ट्रायल्स में क्या होता है, एनिमल विद इन 1 or 2 seconds दूसरे चैम्बर में जंप कर जाता है. तो सॉलोमन बायले ने कहा कि आप कह रहे हो जी उसका फियर तो एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए क्योंकि उसको शॉक तो इतनी देर से नहीं मिला, क्यों वो जंप करता जा रहा है. सो सॉलोमन बायले का दिमाग चला, विच इज़ नॉट अ वेरी साउंड एक्सप्लेनेशन, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि एनिमल को इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि जैसे ही अंधेरा होता है वो 1 सेकंड में दूसरे में जंप कर जाता है. तो उसको एंग्जाइटी तो बहुत होती है कि यार अंधेरा होगा, पर शायद वो प्रॉपर फियर रिस्पॉन्स और इंक्रीज इन हार्ट रेट उसका टाइम ही नहीं वो अपने आप को देता. वो विद इन 1 सेकंड दूसरे चैम्बर में चला जाता है. और क्योंकि वो दूसरे चैम्बर में चला जाता है तो शायद फियर रिस्पॉन्स प्रॉपर फुल ब्लोन इवोक ही नहीं होता, और जो रिस्पॉन्स पूरा आया ही नहीं, अब आप उसको कैसे एक्सटिंग्विश करोगे. ऐसा कुछ उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एंग्जाइटी में कहा कि एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बन जाती है दैट रिस्पॉन्स लेटेंसीज इतनी शॉर्ट है, एनिमल इतना जल्दी दूसरे चैम्बर में जंप कर जाता है कि एक्चुअली फियर अराइज ही नहीं होता, और जो अराइज नहीं हुआ उसको आप एक्सटिंक्ट कैसे करोगे. ऐसा कुछ कहने की कोशिश की सॉलोमन बायले ने. तो कई लोगों ने क्या कहा कि भैया एक बार जब डर आ जाए, शुरू हो जाए, तो वो सारी उम्र रहता है. स्पेशली कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होती है तो मुझे उसका डर सारी लाइफ सताता है. सो मे बी देयर इज पार्शियल इरिवर्सिबिलिटी ऑफ दिस फियर रिएक्शन. मैं उसको कभी वापस जीरो पे लेके नहीं जा सकती. हमने स्पॉन्टेनियस रिकवरी में भी देखा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने बेल शॉक सिखाया है, कुछ टाइम के बाद एक्सटिंक्शन करने के बाद आप बेल प्रेजेंट करोगे तो एनिमल की एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाए. दैट मीन्स हमेशा वो चीज़ें जो एनिमल एक बार हो चुका है, खास करके वो जहाँ पे उसको पेन इन्वॉल्व हो, ट्रॉमा इन्वॉल्व हो, फियर इन्वॉल्व हो, वो मेमोरी उसका पीछा नहीं छोड़ती. इस करके वो लगभग इरिवर्सिबल है. उसको अब आप जीरो पे नहीं ला सकते, इसलिए एनिमल लगा रहता है. जैसे ही अंधेरा होता है वो दूसरे में जंप कर जाता है, क्योंकि यू कैन नॉट टेक हिम टू जीरो लेवल ऑफ फियर विद दैट पर्टिकुलर सिंग. These were the explanations that Solomon Baयले tried to give, and then we will move